नमस्ते और सुप्रभात भारत। OneRead.News में आपका स्वागत है। हम लेकर आते हैं आपके लिए शीर्ष भारतीय सुर्खियों का दैनिक अपडेट। शांत, स्पष्ट और तथ्य आधारित समाचार। नमस्कार। आज 23 अगस्त 2025 है और आज हम फिर से गोता लगाएंगे खबरों के समंदर में। भारत और दुनिया भर की वो अहम सुर्खियां जो जानना जरूरी हैं, उन पर गहराई से बात करेंगे। मकसद सिर्फ खबर पढ़ना नहीं, बल्कि उसे समझना है, उसके पीछे क्या है, उसका असर क्या होगा, ये सब। आज हमारे एजेंडा में पॉलिसी बदलाव हैं, कोर्ट के निर्देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण, खेल, बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर आवारा कुत्तों के मुद्दे पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया कहा है, अपने पिछले आदेश में बदलाव किया है। हाँ बिल्कुल, वो जो 11 अगस्त का आदेश था ना, उसमें संशोधन हुआ है। पहले शायद एक आप कह सकती हैं ब्रॉड अप्रोच था, पर अब लगता है कोर्ट थोड़ा और व्यवहारिक हो रही है। व्यवहारिक मतलब ये कि जो कुत्ते आक्रामक नहीं है, उन्हें पकड़कर शेल्टर में डालने के बजाय अब उन्हें स्टेरिलाइज करके, मतलब नसबंदी करके वापस उनके इलाके में छोड़ने की बात है। अच्छा। और वो खिलाने पिलाने वाला मुद्दा, हाँ, उस पर भी निर्देश है। पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे ही कहीं भी खिलाने पर रोक लगा दी गई है और हर वार्ड में अलग से फीडिंग जोन बनाने को कहा गया है। तो ये एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश लग रही है। मतलब पशु प्रेमी भी नाराज ना हो और आम लोगों की सुरक्षा भी रहे। सही काम। ये दिखाता है कि कोर्ट समझ रही है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। लाखों आवारा कुत्तों के लिए परमानेंट शेल्टर बनाना शायद मुमकिन भी ना हो, है ना? हाँ, ये तो है। तो ये जो नसबंदी करके वापस छोड़ने वाला तरीका है, TNR कहते हैं इसे, ये कई जगह अपनाया जाता है और फीडिंग जोन से शायद थोड़ी व्यवस्था बनेगी, झगड़े कम होंगे। सही है। चलिए अगली बड़ी खबर पर आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, इस पर तो बैन लग गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है विधेयक को। हाँ, ये काफी बड़ा कदम है। वो सभी ऑनलाइन गेम्स जिनमें पैसे का लेन देन होता है, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी पर? लेकिन कुछ ई स्पोर्ट्स वगैरह की भी बात थी। हाँ, वो दिलचस्प बात है। कानून में ई स्पोर्ट्स के लिए एक क्लॉज रखा गया है, उन्हें समर्थन देने का प्रावधान है। तो ये पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन नहीं है। अच्छा, और असर तो देखने लगा होगा, जैसे ड्रीम 11। बिल्कुल फौरन असर हुआ है। ड्रीम 11 और शायद दूसरी कंपनियां भी, उन्होंने अपने पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब उनका फोकस फ्री टू प्ले सोशल गेमिंग मॉडल पर है। मतलब आप खेलें पर पैसे लगाकर नहीं। ये पूरा मामला ना एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या? कि किसी भी इंडस्ट्री की, मतलब उद्योग की सामाजिक कीमत, जैसे लत लगना, पैसे बर्बाद होना, वो उसके आर्थिक फायदे, रेवेन्यू, जॉब से कब ज्यादा हो जाती है। ये कानून तो साफ तौर पर सामाजिक चिंताओं को ज्यादा महत्व दे रहा है। हाँ, ये बहस तो चलती रहेगी कि स्किल गेम कौन सा है और चांस वाला कौन सा। बिल्कुल, पैसे का लेन देन और स्किल की परिभाषा पर काफी कुछ निर्भर करेगा। देखना होगा आगे क्या होता है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के एक और बड़े बदलाव पर आते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 60 साल पुराना कानून बदल रहा है। हाँ जी, आखिरकार 1961 का इनकम टैक्स एक्ट अब रिटायर हो रहा है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 नोटिफाई हो गया है। और लागू कब से होगा ये? ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि मकसद है सिस्टम को सरल बनाना। सरल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब प्रावधान समझने आसान हो, कंप्लायंस यानी जो रिटर्न वगैरह भरना होता है, वो प्रक्रिया आसान हो, ये लक्ष्य है। लेकिन क्या ये वाकई आसान होगा? मतलब इतने पुराने सिस्टम को बदलने में शुरू में तो दिक्कतें आएंगी ही ना। बिल्कुल आएंगी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप सालों से एक पुरानी एम्बेसडर चला रहे हैं और अचानक आपको एकदम नई टेस्ला दे दी जाए। अच्छा उदाहरण है। गाड़ी बेहतर है, एफिशिएंट है, पर आपको सब कुछ नया सीखना पड़ेगा, कंट्रोल्स, चार्जिंग, सब कुछ। वैसे ही इस नए टैक्स कानून को आम लोगों को, बिजनेसेस को, टैक्स कंसल्टेंट्स को, सबको गहराई से समझना होगा, अपनाना होगा। सरलीकरण का वादा तो है, पर शुरू में तो कंफ्यूजन होगा, क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। असली टेस्ट तो लागू होने के बाद ही पता चलेगा। सही कहा। देखते हैं, अब चलते हैं बिहार। वहां वोटर लिस्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। हाँ, ये बिहार में जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट बना है, उसमें जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उनके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि ऐसे लोग अपना दावा पेश करने के लिए आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आधार या और भी कुछ? नहीं, आधार या फिर 11 और डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं।
उनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कोर्ट ये पक्का कर रही है कि कोई सिर्फ इसलिए वोट डालने से ना रह जाए कि उसके पास कोई खास कागज नहीं है। एग्जैक्टली। लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है। ये निर्देश यही सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक या ब्यूरोक्रेटिक वजहों से किसी का मताधिकार न छिने। ये ईसीआई यानी चुनाव आयोग की प्रक्रिया को और ज्यादा इंक्लूसिव मतलब समावेशी बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। ये अच्छी बात है। अब जरा विदेश नीति पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 2 अहम दौरे होने वाले हैं, जापान और फिर चीन। जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण दौरे हैं ये। पहले 29-30 अगस्त को जापान जाएंगे एक शिखर सम्मेलन के लिए, और फिर तुरंत बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में रहेंगे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट के लिए। एससीओ समिट, इसमें तो कई देशों के नेता आएंगे। हाँ, करीब 20 विश्व नेता शामिल होंगे। ये एक बड़ा मंच है। जापान और चीन दोनों बड़े देश हैं, पर उनके अपने बीच रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण रहते हैं। ऐसे में भारत का एक के बाद एक दोनों जगह जाना, ये आजकल की भारतीय विदेश नीति का एक उदाहरण है जिसे मल्टी अलाइंड कहते हैं। मल्टी अलाइनमेंट, ये गुटनिरपेक्षता से अलग है। बंध रखते हैं, सबसे जुड़ते हैं, चाहे वो देश आपस में प्रतिद्वंद्वी ही क्यों ना हो। अच्छा, तो जापान के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो रही है, खासकर इंडो पैसिफिक को लेकर। और चीन हमारा पड़ोसी है, एससीओ का सदस्य है। भले ही सीमा पर तनाव हो, बातचीत जरूरी है। तो ये दौरा इसी संतुलन को दिखाता है। समझ गया। अब देश के अंदर एक गंभीर मुद्दे पर आते हैं। ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है। 8 राज्यों में छापे। हाँ, ये एक बड़ी और फैली हुई कार्रवाई है। इसकी जड़ें गोवा में मिली 4.3 किलो कोकीन से जुड़ी हैं। अच्छा, वहां से शुरू हुआ ये मामला? हाँ, उस बरामदगी के बाद जांच हुई तो पता चला कि एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा है। और ये नेटवर्क भारतीयों को ड्रग्स लाने ले जाने के लिए, मतलब ड्रग म्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। तो ईडी ने इसी नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। जी, ईडी ने इसी सिंडिकेट के ठिकानों पर 8 राज्यों में एक साथ छापे मारे हैं। लेकिन ईडी तो आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह देखती है। ड्रग्स के केस में उनका क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ड्रग्स का कारोबार बिना पैसे के लेन देन के तो चल नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। ईडी की महारत इसी मनी ट्रेल को पकड़ने में है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ हैं, ईडी ये सब ट्रैक करती है। तो मतलब एनसीबी या पुलिस ड्रग्स पकड़ती है और ईडी पैसे का रास्ता। हाँ, मोटे तौर पर यही होता है। ये एक मल्टी एजेंसी अप्रोच है। ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ना है तो उसके पैसे के सोर्स को भी बंद करना होगा। ईडी वही काम करती है। ये तो वाकई बड़ी कार्रवाई है। अब राजस्थान से एक बहुत चिंताजनक खबर है। सरकारी स्कूलों की हजारों क्लासरूम्स जर्जर हालत में। हाँ, और ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। एक शुरुआती सर्वे हुआ है वहाँ। सर्वे क्यों हुआ? क्योंकि झालावाड़ जिले में एक स्कूल की छत गिर गई थी और दुखद रूप से एक छात्र की मौत हो गई। उसके बाद ये सर्वे का आदेश दिया गया। ओह, ये तो बहुत दुखद है। तो सर्वे में क्या निकला? सर्वे में पता चला कि राज्य के करीब 5,667 सरकारी स्कूलों में लगभग 86,934 क्लासरूम्स पूरी तरह से जर्जर हैं, मतलब कंडम हालत में। 87,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब लाखों बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दांव पर है। बिल्कुल, और ये हमारे विकास की कहानी पर एक सवालिया निशान लगाता है। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बच्चों के सिर पर छत नहीं है स्कूलों में। हाँ, यह जो छत है वो गिरने को तैयार है। ये दिखाता है कि शायद हमारी प्राथमिकताएं कहीं गड़बड़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का माहौल तो सुरक्षित हो। सही कहा, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। अब उत्तराखंड की खबर लेते हैं। वहाँ भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है और यमुना नदी का रास्ता रुक गया। जी, उत्तराखंड के सयाना चट्टी इलाके में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और उसका जो मलबा था वो यमुना नदी में गिर गया। तो नदी का बहाव रुक गया? हाँ, बहाव रुकने से वहाँ पानी जमा होने लगा और एक आर्टिफिशियल झील जैसी बन गई। इससे तो खतरा बढ़ गया होगा। बिल्कुल, कई बिल्डिंग्स पानी में डूब गई हैं और 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है। हिमालय में लैंडस्लाइड तो होते रहते हैं, पर नदी का रास्ता रुक जाना कितना खतरनाक है? ये काफी खतरनाक हो सकता है। देखिए, हिमालय वैसे भी भूवैज्ञानिक रूप से काफी नाजुक इलाका है। ऊपर से बढ़ता कंस्ट्रक्शन, पेड़ों की कटाई और अब क्लाइमेट चेंज, इन सब से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये जो झील बन गई है, अगर ये अचानक टूटी
तो नीचे के इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। ये बहुत तबाही मचा सकती है और इसका असर वहाँ के इकोसिस्टम पर भी पड़ता है। ये एक चेतावनी है कि हमें पहाड़ों में विकास करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वाकई चिंता की बात है। चलिए अब थोड़ी अच्छी खबर। कोलकाता से वहाँ मेट्रो का विस्तार हुआ है, 3 नई लाइनें। जी हाँ, कोलकाता वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। मेट्रो की 3 लाइनें हैं, ग्रीन, ऑरेंज और येलो। उनके नए सेक्शंस का उद्घाटन हुआ है। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी? हाँ, काफी बेहतर होगी। अब एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। जो नया IT हब है सॉल्ट लेक सेक्टर V, वो भी जुड़ गया है और सियालदह जैसे बड़े रेलवे स्टेशन भी मेट्रो से कनेक्ट हो गए हैं। मेट्रो तो वैसे भी शहरों के लिए लाइफलाइन होती है, इसका इकोनॉमी पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर मेट्रो जैसा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये सिर्फ आवाजाही का साधन नहीं है, ये एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर मतलब ये अर्थव्यवस्था को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। कनेक्टिविटी बढ़ती है तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, नए बिजनेस हब बनते हैं, लोगों का आने जाने का टाइम बचता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ट्रैफिक कम होता है, प्रदूषण घटता है। ये शहर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सही है। अब कॉर्पोरेट दुनिया की एक खबर, वोडाफोन आइडिया कंपनी तो भारी कर्ज में है पर उसके शेयर चढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसी खबरें आई हैं कि सरकार शायद PMO लेवल पर वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज पर विचार कर रही है। राहत पैकेज क्यों? देखिए, कंपनी पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। वो मार्केट में टिके रहने के लिए जूझ रही है। इन्हीं खबरों से शेयर में तेजी आई कि शायद सरकार मदद करेगी। पर सरकार एक प्राइवेट कंपनी की मदद क्यों करेगी? टेलीकॉम में तो जियो और एयरटेल हैं ही। इसके पीछे शायद ये सोच है कि सरकार नहीं चाहती कि टेलीकॉम मार्केट में सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे, मतलब डुओपोली ना बने। अच्छा, कंपटीशन बना रहे इसलिए। हाँ, माना जाता है कि अगर 3 प्लेयर रहेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, जिसका फ़ायदा ग्राहकों को मिलेगा, रेट्स कम रहेंगे, सर्विस बेहतर होगी। इसके अलावा अगर V बंद होती है तो नौकरियां जाएंगी, बैंकों का पैसा डूबेगा, विदेशी निवेश पर भी असर पड़ेगा। तो शायद इन सब बातों को ध्यान में रखकर बेल आउट पर विचार हो रहा है। ये तो काफी पेचीदा मामला है। बिल्कुल। चलिए अब खेल के मैदान की ओर। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच एशिया कप में होगा या नहीं, ये साफ हो गया है। हाँ, खेल मंत्रालय ने कंफर्म कर दिया है कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। अच्छा, तो मतलब कोई रोक नहीं है? रोक है, लेकिन सिर्फ बायलैटरल सीरीज पर। मतलब जो सीरीज सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच उनकी जमीन पर होती है वो नहीं होगी। लेकिन जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स हैं जैसे एशिया कप या वर्ल्ड कप, जहां कई टीमें खेलती हैं, वहां भारत पाकिस्तान से खेलेगा। ये सरकार की नई खेल नीति के तहत है। तो ये एक तरह का बीच का रास्ता हुआ। लेकिन क्या खेल और राजनीति को ऐसे मिलाना ठीक है? इस पर हमेशा बहस होती है। हाँ, ये बहस बहुत पुरानी है। एक पक्ष कहता है कि खेल को राजनीति से दूर रखो, ये लोगों को जोड़ता है। दूसरा पक्ष मानता है कि जब देशों के बीच रिश्ते ठीक ना हो तो खेल संबंध कैसे सामान्य हो सकते हैं। ये भी डिप्लोमेसी का एक टूल बन जाता है। सरकार का ये फैसला दूसरे नजरिए को दिखाता है कि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलना मजबूरी या प्रतिबद्धता है, पर द्विपक्षीय संबंध अभी सामान्य नहीं है। खैर, ये बहस चलती रहेगी। खेल जगत से ही एक दुखद खबर भी है। पंजाबी एक्टर जसविंदर भल्ला जी नहीं रहे। हाँ, ये बहुत दुखद खबर है। जसविंदर भल्ला जी पंजाबी सिनेमा और कॉमेडी के बहुत बड़े नाम थे। 65 साल की उम्र में मोहाली में उनका निधन हो गया। वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें तो सब जानते थे। छनकाटा कैसेट्स और उनकी फिल्में कैरी ऑन जट्टा। बिल्कुल, उनकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त थी। उन्होंने दशकों तक लोगों को हंसाया। उनका जाना पंजाबी मनोरंजन जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हाँ, उनकी कमी महसूस होगी। यकीनन। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, एक तरह से पंजाबी कल्चर का हिस्सा बन गए थे। कई पीढ़ियों ने उन्हें देखा, उनके काम को पसंद किया। बहुत खालीपन महसूस होगा। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ी राहत भरी खबर। हरियाणा से अरावली में चीतल देखा गया है कई दशकों बाद। जी हाँ, ये फरीदाबाद जिले में अरावली पहाड़ियों की बात है। बड़खल झील के पास एक चीतल यानी स्पॉटेड डियर देखा गया है और बताया जा रहा है कि कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है। वाह, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब वहाँ जंगल सुधर रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स तो इसे एक पॉजिटिव साइन मान रहे हैं। ये दिखाता है कि शायद वहाँ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बेहतर हो रहा है या जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है वो एक्टिव हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि वो कहीं से भटक कर आ गया हो। हाँ, ये भी मुमकिन है, जैसा स्रोत में भी कहा गया है। लेकिन फिर भी
अरावली का इलाका दिल्ली एनसीआर के इतना करीब होकर भी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ चीतल का दिखना, चाहे वो भटका हुआ ही क्यों ना हो, एक उम्मीद जगाता है कि अगर हम कोशिश करें तो वाइल्ड लाइफ लौट सकती है। इसे नेचर का एक थम्स अप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वापसी स्थायी हो। खेल की दुनिया से एक और अच्छी खबर, शूटर एलावेनिल वलारिवन ने गोल्ड जीता है एशियन चैंपियनशिप में। हाँ, ये शानदार प्रदर्शन है। कजाकिस्तान के शामतंद में 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। वहाँ एलावेनिल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग में तो कमाल का फोकस चाहिए होता है ना, फिजिकल से ज्यादा मेंटल गेम है ये। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शूटिंग में शारीरिक क्षमता तो चाहिए, पर उससे कई ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन और प्रेशर झेलने की काबिलियत चाहिए। एक सेकंड की भी चूक भारी पड़ सकती है। एलावेनिल की ये जीत उनके डिसिप्लिन और उनकी मानसिक दृढ़ता का सबूत है। भारत के लिए गर्व की बात है। और जम्मू कश्मीर में भी खेल गतिविधियां चल रही हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जी, श्रीनगर की डल झील पर 3 दिन का खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है। इसमें कायाकिंग, कैनोइंग जैसे पानी के खेल हो रहे हैं। और लोकल टैलेंट भी सामने आ रहा है। हाँ, मोहसिन अली जैसे स्थानीय एथलीट ने गोल्ड मेडल भी जीते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। कश्मीर में ऐसे नेशनल लेवल के इवेंट्स का क्या महत्व है? इसका सिंबॉलिक महत्व बहुत है। ये दिखाता है कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात, ये वहाँ के युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रेरणा है। उन्हें लगता है कि हाँ, हम भी नेशनल लेवल पर कम्पीट कर सकते हैं। सही बात है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें, और पहली खबर बहुत गंभीर है। गाजा में अकाल की आधिकारिक घोषणा। हाँ, ये बेहद दुखद और भयावह खबर है। यूएन समर्थित एक पैनल है, आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, उसने आधिकारिक तौर पर उत्तरी गाजा में अकाल यानी फैमिन डिक्लेयर कर दिया है। और इसे मानव निर्मित बताया गया है। हाँ, पैनल ने साफ कहा है कि ये पूरी तरह से मानव निर्मित है और चेतावनी दी है कि ये स्थिति अब दक्षिण की ओर भी फैल रही है। अकाल घोषित होने का मतलब क्या होता है? ये कोई खास पैमाना होता है? हाँ, ये एक तकनीकी घोषणा है जिसकी बहुत सख्त मानदंड होते हैं, जैसे आबादी का एक बड़ा हिस्सा, कम से कम 20% परिवार खाने की भयानक कमी झेल रहा हो, बच्चों में कुपोषण की दर बहुत ज्यादा 30% से ऊपर हो, और भुखमरी या उससे जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतें एक सीमा से ज्यादा हों। अकाल की घोषणा का मतलब है कि वहाँ मानवीय स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये तत्काल बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करती है। ये मानवता की विफलता का प्रतीक है उस क्षेत्र में। ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब श्रीलंका चलते हैं। वहाँ पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार हुए थे। जी हाँ, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोप ये था कि उन्होंने 2023 में लंदन की एक निजी यात्रा पर सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। हाँ, गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी श्रीलंका जैसे देश में जो अभी अभी बड़े संकट से निकला है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये थोड़ी मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। एक तरफ तो लगता है कि कानून का राज है, कोई कितना भी बड़ा हो जवाबदेही तय हो सकती है, और दूसरी तरफ खासकर ऐसे देश में जहां राजनीतिक माहौल अस्थिर रहा हो, ये सवाल भी उठता है कि कहीं ये राजनीतिक बदला तो नहीं, पुराने स्कोर तो सेटल नहीं किए जा रहे। असली बात तो पूरी कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता से ही पता चलेगी। ये एक नाजुक संतुलन है जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिशोध के बीच। समझ गया। और आज की आखिरी सुर्खी यूरोप से। यूक्रेन युद्ध का असर तेल सप्लाई पर। हाँ, हंगरी और स्लोवाकिया ने चिंता जताई है कि उनके यहाँ कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि रूस में एक पंपिंग स्टेशन है ओनेचा में, उस पर कथित तौर पर यूक्रेन ने हमला किया है। और ये पंपिंग स्टेशन ध्रुजबाग पाइपलाइन का हिस्सा है जो इन देशों को रूस से तेल पहुंचाती है। तो मतलब लड़ाई यूक्रेन में हो रही है और असर हंगरी स्लोवाकिया पर पड़ रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। एक जगह का संघर्ष हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है। ये वैश्विक सप्लाई चेन की कमजोरी को भी उजागर करता है। तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां जिन पर हमने बात की। पॉलिसी से लेकर कोर्ट तक, विदेश नीति से लेकर समाज और पर्यावरण तक, और खेल जगत की खबरें भी। काफी कुछ था आज। हाँ, और इन सब खबरों को एक साथ देखने पर ना एक पैटर्न सा दिखता है। मतलब ये सब अलग अलग नहीं है। उत्तराखंड का लैंडस्लाइड शायद क्लाइमेट चेंज और लोकल डेवलपमेंट से जुड़ा है। नया टैक्स कानून इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा।
गाजा का अकाल जियोपॉलिटिक्स का नतीजा है, खेल में भी राजनीति है। तो ये सब चीजें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, ये सब आपस में गुंथी हुई हैं। सिर्फ एक खबर को अलग से देखने के बजाय इन कनेक्शंस को समझना कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को कैसे बना रहे हैं, शायद ये ज्यादा जरूरी है। इस पूरी तस्वीर पर सोचना जरूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि तथ्यों को बिना किसी पक्षपात या भावनात्मक मोड़ के प्रस्तुत करके हमने आज की घटनाओं की एक स्पष्ट समझ बनाने में मदद की है। हमारा इस तरह की सीधी, राय मुक्त खबरें देने की क्षमता आप जैसे श्रोताओं की बदौलत है। केवल ₹1 प्रतिदिन 29 रुपये माह बिल किया गया के लिए आप हमें विज्ञापन मुक्त और कॉरपोरेट या सरकारी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रहने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि खबर से कभी समझौता नहीं किया जाता, लेकिन अभी ये पूरी तरह से मुफ्त है, तो साझा करें। यदि आप इस दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और भरोसेमंद समाचार प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया www.oneread.news पर सब्सक्राइब करें। और यह भी आपको लगता है कि दूसरों को शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से लाभ होगा, तो हम आभारी होंगे यदि आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और अपने जानने वाले सभी लोगों के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमें सामान्य शोर से दूर तथ्यात्मक, संक्षिप्त समाचारों के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करने के हमारे मिशन में मदद करता है। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने आपके समाचार प्राप्त करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव किया है। हम कल सुबह 8 बजे आपके लिए और सुर्खियां लेकर वापस आएंगे। तब तक मुस्कुराते रहें और इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाते रहें। नमस्कार। Follow us on Spotify and YouTube to listen to this podcast every morning at 8 a.m.